प्यारे बच्चों, आपने मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मेथड देख लिया। उसमें हमने गाइस मेथड के बारे में बात किया था, भटनागर माथुर मेथड के बारे में बात किया था एंड क्विंक्स मेथड के बारे में भी हमने चर्चा किया था। आई बटन में लिंक मिल रहा है, आप जाकर देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मेथड के बारे में। एक बार आप फिर से देख लीजिए कौन कौन सा मेथड हुआ करता था। सबसे पहले हमने बताया था आपको मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, हम फाइंड कर रहे हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक। इसे हम काई से रिप्रेजेंट करते थे। इसका दो मेथड हुआ करता था, एक यूनिफॉर्म हुआ करता था, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मेथड, एंड जो सेकंड हुआ करता था वो नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मेथड हुआ करता था, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मेथड। अब हमने इसमें बताया था जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मेथड था, इसमें पहले हमने गाइस मेथड के बारे में बात किया था, गाइस मेथड के बारे में, एंड सेकंड जो आया था वो हमारा भटनागर माथुर मेथड आया था, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। भटनागर माथुर मेथड। एंड थर्ड जो आया था वो हमारा क्विंक्स मेथड के बारे में आया था, क्विंक्स मेथड। अब हम गाइस मेथड में देखे थे जो सॉलिड पाउडर हुआ करता था, जो सैंपल हुआ करता था, दैट वाज सॉलिड पाउडर, जिसे हम पैरामैग्नेटिक था या डायमैग्नेटिक था या फेरोमैग्नेटिक था ये बताए थे, और इसके लिए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी हमने फाइंड किया था। फिर हमने भटनागर माथुर मेथड में देखा ये लिक्विड के लिए था, सैंपल हमारा लिक्विड हुआ करता था, बट जो ये क्विंक्स मेथड था ये लिक्विड और गैस दोनों के लिए सुटेबल था, दोनों के लिए कंफर्म बता सकता था। हमने देखा था नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मेथड में कि फर्स्ट जो होता था हमारा क्यूरी लॉ, जिसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, एंड सेकंड था हमारा क्यूरी कैनवास लॉ, ये इसके बारे में हमने बताया। लेकिन एक मेथड और होता है एनएमआर मेथड, लेकिन उसके बारे में हम सोच रहे हैं बता दें, हालांकि ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है, फिर भी टॉपिक में यदि आपका है, किसी सिलेबस में दिया गया है, किसी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में नहीं है, हम बताएंगे ताकि सभी बच्चों को समझ में आ जाए। तो थर्ड लिख लीजिएगा एनएमआर मेथड, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। बट आज जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज क्यूरीज लॉ। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्यूरी लॉ होता क्या है, इसके द्वारा हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कैसे फाइंड करते हैं। क्यूरी ने एक अपना नियम दिया था, क्यूरी गेव ए लॉ, लिखेंगे आप लोग, क्यूरी गेव अ मेथड या फिर लॉ लिख सकते हैं, अ मेथड to determine मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। हम पढ़े मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डिटरमाइन कैसे किया जाता है, नॉन यूनिफॉर्म या फिर यूनिफॉर्म मेथड द्वारा। ये नॉन यूनिफॉर्म मेथड द्वारा है, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मेथड। तो क्यूरी ने एक मेथड दिया था टू डिटरमाइन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को फाइंड करने के लिए इन्होंने अपना नियम दिया था, विच इज आल्सो नोन एज, जो कि हमारा क्यूरीज मेथड के नाम से जाना गया, क्यूरीज मेथड, ठीक। और हम बताएंगे कि यह जो मेथड था यह क्लियर डिस्टिंक्शन दिया था बिटवीन पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। मतलब यह मेथड, क्यूरी मेथड ने क्लियर बता दिया था, जितना क्लियर हमारा ना तो भटनागर माथुर मेथड बताया था, ना तो हमारा क्विंक्स मेथड बताया था, और ना ही हमारा गाइस मेथड भी बता पाया था। लेकिन ये जो मेथड था
दिस गिव क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। लिख लेंगे, दिस मेथड gives clear distinction between paramagnetic, diamagnetic and ferromagnetic substance, ठीक। यह कोई भी हमारा सैंपल है वो पैरामैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा या फिर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा, इसके बारे में इन्होंने क्लियर डिस्टिंक्शन दिया था। कंफर्म। इसका प्रिंसिपल लिखेंगे, प्रिंसिपल क्या है इसका, सिद्धांत। प्रिंसिपल में बताएंगे द मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट इफ ए सैंपल इज प्लेस्ड इन ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मतलब यह मेथड उस पर बेस्ड है दैट द फैक्ट इफ ए सैंपल इज प्लेस्ड इन ए नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कोई सैंपल यदि नॉन यूनिफॉर्म, हम जो दो मैग्नेट रखते थे N और S, अगर ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड शो करें, नॉन यूनिफॉर्म, ऐसा नहीं रखा जाए कि वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ना दिखाएं, यदि रखा जाता है तो उस पर एक फोर्स अप्लाई होता है, सैंपल पर एक फोर्स अप्लाइड होता है। लिखा गया है आपको कि ए फोर्स इज एक्सर्टेड ऑन द सैंपल गिविंग ए डिस्प्लेसमेंट विच इज मेजर्ड इन टर्म ऑफ टार्क, जो कि टार्क के रूप में मेजर किया जाता है, और यह उस सैंपल को अपने ओरिजिनल स्टेट में, ओरिजिनल पोजीशन में लाने में मदद करता है। मतलब जब आप नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसमें कुछ न कुछ तो डिस्प्लेसमेंट होगा, कुछ न कुछ तो डिस्प्लेसमेंट होगा। मतलब आप नॉन यूनिफॉर्म में रख रहे हो, जैसे सैंपल ऐसे रखे हो, नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखे तो सैंपल में कुछ चेंजिंग आएगा, तो वह एक फोर्स एक्सर्ट होता है जो कि टार्क के रूप में मेजर किया जाता है, और यह फोर्स इसे क्या किया जाता है, ओरिजिनल स्टेट में लाने में मदद करता है। अब हम मान लेते हैं कि लेट अस कंसीडर ए स्मॉल वॉल्यूम। लिखेंगे, प्रिंसिपल आपको समझ में आ गया, प्रिंसिपल ठीक समझ में आया। चलिए, लेट अस कंसीडर अ स्मॉल वॉल्यूम dV। हमने एक स्मॉल वॉल्यूम dV ले लिया, समझिएगा ध्यान से। ऑफ द सैंपल, किसी सैंपल का ऑफ द सैंपल, देन द फोर्स, तब जो फोर्स एग्जर्ट होगा, देन द फोर्स एग्जर्ट या फिर अप्लाइड बोल सकते हो। तो इन्होंने क्या पाया कि जो फोर्स अप्लाइड हो रहा था एग्जर्टेड ऑन सैंपल, सैंपल पर जो फोर्स अप्लाइड हो रहा था वो स्मॉल फोर्स dF इज इक्वल टू K1 माइनस K2 dV इंटू में H डेल H अपान में डेल X। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में बताया था कि जो फोर्स अप्लाइड हुआ ये इतना हुआ, ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेगी, जैसे आपने गाइस मेथड में, भटनागर माथुर मेथड और किंग्स मेथड में याद किया था, वैसे इन्होंने जो फोर्स बताया ये इतना अप्लाइड हुआ। हमें टोटल फोर्स निकालना है। जब आपको टोटल फोर्स निकालना होता है तो क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे टोटल फोर्स, जब टोटल फोर्स निकालेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ dF इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ K1 माइनस K2 dV इंटू में H डेल H अपान में डेल X। यहां तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब चलिए, डेल dF है, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, F, क्योंकि ये डिफरेंशिएशन फॉर्म में है और ये इंटीग्रेशन फॉर्म में, जब दोनों साथ साथ होते हैं तो दोनों कट जाते हैं आपस में। इक्वल टू K1 माइनस K2 इज ए कांस्टेंट टर्म इंटू में H डेल H अपान डेल X इज ए कांस्टेंट टर्म, इंटीग्रेशन ऑफ dV। अब जब हम इसको फाइंड करेंगे, F इक्वल टू K1 माइनस K2 dV का इंटीग्रेशन V आता है, V इंटू में H डेल H अपान में डेल X, इक्वेशन नंबर फर्स्ट।
समझ पाए? अब हम जानते हैं सिंस वी नो दैट वॉल्यूम V इक्वल टू वेट W अपान डेंसिटी, हम सभी जानते हैं डेंसिटी रो, हम जानते हैं जो वॉल्यूम V इक्वल टू W अपान रो होता है, या वेट इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी आप लोग पढ़े होंगे, तो वैसे वॉल्यूम इक्वल टू वेट अपान डेंसिटी हो गया। या फिर हम इसे यदि लिखना चाहें V इक्वल टू W अपान रो, पुटिंग दिस वैल्यू या पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देख सकते हैं V की जगह हम W अपान रो लिख सकते हैं सिंपली, तो आप क्या करेंगे F इक्वल टू K1 माइनस K2, V की जगह क्या लिख देंगे W अपान रो इंटू में H डेल H अपान में डेल X। बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई यहां तक? अब हम लिख सकते हैं K1 अपान रो माइनस K2 अपान रो इंटू में W इंटू में H डेल H अपान में डेल X, इतना लिख सकते हैं। और हम जानते हैं K1 अपान रो इज chi1 एंड K2 अपान रो इज chi2, सबको पता है इतना। तो आप लिखेंगे सिंस K1 अपान रो इक्वल टू chi1 एंड K2 अपान रो इक्वल टू chi, जहां पर ये K1 क्या हुआ था, वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी होता था। K1 इज वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी ऑफ सैंपल एंड K2 इक्वल टू वॉल्यूम ससेप्टिबिलिटी ऑफ सराउंडिंग। तो F इक्वल टू हमें मिलेगा फोर्स क्या, F इज इक्वल टू K1 अपान रो की जगह क्या लिखेंगे chi1 और K2 अपान रो की जगह लिखेंगे chi2 माइनस में chi2 इंटू में WH डेल H अपान में डेल X। दैट इज फाइनल एक्सप्रेशन, जो फोर्स हम एग्जैक्ट होता था सैंपल पे, टोटल फोर्स, दैट इज द फाइनल आंसर इज F इक्वल टू chi1 माइनस chi2 WH डेल H अपान में डेल X, वेयर W इज द वेट ऑफ सैंपल, आप लोग सभी लोग जानते हैं। क्लियर? अब बताया जा रहा है इन दिस इक्वेशन ऑल क्वांटिटीज एक्सपेक्ट डेल H अपान डेल X क्लियरली फाइंड, लिख लेंगे इन दिस इक्वेशन all term clearly या easily लिख सकते हैं, easily known expect किसके अलावा डेल H अपान डेल X, एक्सेप्ट लिखिए, एक्सेप्ट डेल H अपान डेल X को छोड़कर बाकी जितनी भी वैल्यू है आप आसानी से निकाल सकते हो। W इज ए वेट ऑफ सैंपल, H क्या है हमारा मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड, F इज ए फोर्स अप्लाइड ऑन सैंपल, बट इसको हम क्लियरली नहीं फाइंड कर पाएंगे, इसलिए आपको मेजर करने के लिए से एक टेस्ट कॉइल और बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर की जरूरत पड़ेगी। लिख लेंगे टू मेजर the value of del H अपान में del X, we use to a test coil and ballistic galvanometer, नोट करें। कंफर्म हुआ यहां तक सबको? अगर हम प्रोज एंड कॉन्स की बात करें, मतलब एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज की, एडवांटेज इसका ये है क्यूरी मेथड हैज एडवांटेज दैट ओनली स्मॉल सैंपल इज रिक्वायर्ड, स्मॉल सैंपल इज रिक्वायर्ड, कोई छोटा सा ही सैंपल रिक्वायर्ड होता है, उसके लिए हमें एक क्लियर बता देता है। अगर हम यहां पर लिख लें इसका एडवांटेज क्या होता है, हेडिंग डाल लें अगर एडवांटेज में आप लोग लिखेंगे कि इसके लिए केवल एक स्मॉल सैंपल यूज होता है, यूज ओनली स्मॉल सैंपल, छोटा सा सैंपल ही होगा फिर भी ये बता देगा, सबसे अच्छी बात तो यही हो गई। एंड डिसएडवांटेज की अगर बात कर ले हम, डिसएडवांटेज की
इसका डिसएडवांटेज क्या है कि ये क्लियर डेल एच अपान डेल एक्स की क्लियरली वैल्यू नहीं बता पाया था। इट डज नॉट गिव एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ डेल एच अपान में डेल एक्स। ये डेल एच अपान डेल एक्स की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताई थी, ये इसका डिसएडवांटेज था। और एडवांटेज ये था कि ये केवल स्मॉल सैंपल से ही ये पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है या फिर फेरोमैग्नेटिक है उसके बारे में क्लियर बता देता था, और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी भी फाइंड की जा सकती थी। नोट करें फटाफट से, एक बार आप फिर से समझ लीजिए कि क्यूरी गिव ए मेथड टू डिटरमाइन मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ना। उसके बाद लेटस हमने यहां पर कंसीडर किया एक स्मॉल वॉल्यूम, यहां पर बताया गया एक स्मॉल फोर्स अप्लाइड हो रहा था जिसकी वैल्यू आई थी k1 - k2 dv इंटू एच डेल एच अपान डेल एक्स। फिर हमने टोटल फोर्स निकाला, इसका इंटीग्रेशन कर दिया, यहां पर ये वैल्यू और ये वैल्यू हमारा कांस्टेंट है, dv हमारा कांस्टेंट नहीं होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, f इक्वल टू dv का हमारा इंटीग्रेशन क्या होता है, v होता है, हमने फाइंड कर लिया। हम जानते हैं कि जो वॉल्यूम v इक्वल टू वेट अपान डेंसिटी होता है w अपान रो, तो हम यहाँ से v की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, w अपान रो रखेंगे और रो यहाँ पर लिख सकते हैं k1 अपान रो और k2 अपान रो। k1 अपान रो वैल्यू chi1 और k2 अपान रो वैल्यू chi2। फिर हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ये x नहीं है, ध्यान देना, chi इसे बोलते हैं chi, तो हम इसकी जगह रख सकते हैं k1 अपान रो की जगह chi1 और k2 अपान रो की जगह chi2, wh डेल एच अपान डेल एक्स। इस इक्वेशन में हम सभी टर्म फाइंड कर सकते हैं एक्सेप्ट इसको। उसके बाद ये वैल्यू इस क्लियर नहीं बता पाई थी, इसको निकालने के लिए हमें बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर की जरूरत पड़ती है और टेस्ट कॉइल की जरूरत पड़ती है। तो इसका एडवांटेज ये था कि एक स्मॉल सैंपल के द्वारा ही हम इसे फाइंड कर सकते थे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है या नहीं है। और इसका डिसएडवांटेज ये था, इट डज नॉट गिव एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ डेल एच अपान डेल एक्स, डेल एच अपान डेल एक्स की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं फाइंड कर पाई थी, ये इसका डिसएडवांटेज था। सो आई होप आपको क्लियर लेक्चर समझ में आया होगा, ये टोटल वीडियो भी बढ़िया से समझ में आ गई होगी। सो लास्ट तक वीडियो आपने देखा तो आपको क्लियर समझ में आ गया। मिलेंगे अगले वीडियो में क्यूरी कैनवास मेथड के बारे में। सो वीडियो का इंतजार कीजिएगा, जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के। और साथ ही साथ अगर आपको पीडीएफ नोट चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक दी जा रही है, आप टेलीग्राम पर जाएंगे, @union class सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। किसी भी सोशल मीडिया फॉलो करना हो आपको, सिंपली आप फॉलो कर सकते हैं।